अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। और पाकिस्तान के मईशत के हवाले से एज़ यूजुअल हम लोग गुफ्तगू करते हैं। आज भी गुफ्तगू का सिलसिला होगा पाकिस्तान की मईशत के अकॉर्डिंगली। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में आज उतार चढ़ाव देखा गया है। अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करूँ तो करेंसी मार्केट में डॉलर 72 पैसे सस्ता हुआ है, यानी कि डॉलर की कदर में आज फिर से कमी देखी गई है। लेकिन इसके बावजूद डॉलर की कदर में मुसलसल कमी होने के बावजूद डॉलर नायाब है, डॉलर मिल नहीं रहा। डॉलर के लिए अक्सर जो है वो पाकिस्तानी ख्वार हो रहे हैं, लेकिन डॉलर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आईएमएफ माहिदे के हवाले से अगर बात करूं तो आईएमएफ माहिदे का लास्ट डेडलाइन जो है वो 30 जून है और माहिदा अभी तक ऐलान नहीं किया गया गवर्नमेंट की जानिब से माहिदे के हवाले से। लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि 30 जून से पहले हो सकता है आज, कल या परसों के अंदर ऐलान कर दिया जाए और आईएमएफ से माहिदा होने के बाद पाकिस्तान की मईशत को एक अच्छा खासा सहारा मिलेगा। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी तैयार है। लेकिन आईएमएफ माहिदा एक जो है वो किरदार अदा करेगा पुल का। इसके अलावा अगर बात करूँ स्टेट बैंक के हवाले से तो स्टेट बैंक ने हंगामी बुनियादों पर अपना इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई कर दिया है। क्यों किया है, क्या वजूहात हैं, इससे सनतों को कितना नुकसान पहुंचेगा, क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, महंगाई मजीद बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट हाई करने से, एक शरह सूद में इजाफा करने से गरीब आवाम मुसलसल जो है उनको मसला होगा, उनके लिए मसाइल दरपेश होंगे क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी हो चुकी है पाकिस्तान में कि एक गरीब आवाम की पहुँच से हर एक चीज़ दूर हो चुकी है। और अब ये शरह सूद हाई करने का मकसद क्या है, क्या ये IMF के अकॉर्डिंगली, IMF की शराइत के अकॉर्डिंगली किया गया है, ये सारा कुछ हम लोग आज प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ऐड करूंगी, रूसी तेल का जो है दूसरा खाम तेल का दूसरा जहाज़ पाकिस्तान पहुंच चुका है। आज ये जहाज़ पाकिस्तान आ चुका है और वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने एक अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जब रूस से तसलसल से तेल आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान में तेल की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। आज दूसरा जहाज़ भी लंगर अंदाज हो चुका है कराची पोर्ट पे, लेकिन गरीब आवाम को इसका जो है वो कब रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आज स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे साथ नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमज़ा, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अहवाल आज किस तरह ट्रेडिंग रही? देखिए, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने उतार चढ़ाव का रुझान देखा। KSE 100 इंडेक्स पॉजिटिव और रेड स्केल पे ट्रेड हुआ। KSE 100 इंडेक्स जो हाईएस्ट है वो 41,600 की नफसातियत पे ट्रेड हुआ और लोएस्ट था 41,200। मार्केट का अख्ताम पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ हुआ। 15 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। क्लोजिंग के वक्त 41,400 की नफसातियत पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। अच्छा, आज स्टॉक मार्केट में हमने रुझान देखा। सरमायाकारों में एतमाद तो था, लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल बरत रहे थे क्योंकि जाहिर सी बात है IMF और के जो मुज़ाकरात हैं वो अभी तक फाइनलाइजेशन की तरफ नहीं गए हैं। जब फाइनलाइज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि मार्केट 500,000 पॉइंट प्लस हो जाएगी। लेकिन बहरहाल आखिरी टाइम्स चल रहा है IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का और उम्मीद की जा रही है कि आज या कल में ये मुज़ाकरात हो जाएंगे तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। बाय बैक्स आज भी देखा गया कंपनीज की जानिब से। ब्लू चिप कंपनीज की बात करूं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ, बैंकिंग सेक्टर में हुआ, IT सेक्टर में हुआ। अगर ओवरऑल मैं कारोबारी हजम की बात करूं तो 23 बिलियन का आज कारोबार हुआ। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो ओवरऑल जो कंपनीज हैं जो पॉजिटिव स्केल पे ट्रेड हुई वो 136 हैं और जो नेगेटिव स्केल पे ट्रेड हुई वो 154 हैं। तो ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने मोहतात अंदाज में सरमायाकारी की। फ्लो देखा गया आज। फ्लो की वजह से KSE 100 इंडेक्स के अंदर हमने देखा कि ऑल टाइम हाई जो है वो आज के दिन 41,600 थी। तो इट मीन्स के इम्पैक्ट आज पॉजिटिव रहा है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल इम्पैक्ट आज पॉजिटिव रहा है। अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करूं तो आज जो है वो इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता हुआ है। डॉलर की कदर मुसलसल गिर रही है, लेकिन इसके बावजूद डॉलर अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है आपके मुल्क में इन्फ्लोज का तो मसला है और जब इन्फ्लोज का मसला होगा तो ऑब्वियसली उसका जो एक प्रेशर है वो पाकिस्तान रुपये पर मुरतब होगा, पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू होगा और फिर जाहिर सी बात है इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ भी हैं और फिर एक स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया है कि अब हमने इम्पोर्ट पर से तमाम पाबंदियाँ हटा दी हैं। तो पाबंदियाँ तो हटा दी, एक अच्छा साइन है IMF के कहने पर, लेकिन हमारे पास डॉलर्स प्रोवाइड करने के लिए तो नहीं है। ऑब्वियसली जब कमर्शियल बैंक्स LC क्लियरेंस के लिए डॉलर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इम्पोर्टर भी परेशान होगा और इस पाबंदी को हटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लामौला करेंसी मार्केट में रुपया आज भी दबाव का शिकार रहा,
लेकिन अगर मैं ओपन मार्केट की बात करूं तो ओपन जी। मार्केट के अंदर डॉलर 1 रुपया सस्ता हुआ है, 291 रुपये से कम होकर 290 रुपये पे बंद हुआ एक्सचेंज सही। कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। अगर मैं इंटरबैंक मार्केट की बात करूं तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ, जी। यानी 286 रुपये 71 पैसे से कम होकर 286 रुपये 21 पैसे की सतह पे इंटरबैंक मार्केट में बंद हुआ। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि इंटरबैंक में जो रेट है जी। ये तो आज सामने आ गया हमारे, लेकिन जब एलसी खुलवाने के लिए या एलसी क्लियर करने के लिए जब इंपोर्टर कमर्शियल बैंकों के पास जाता है तो उसके लिए रेट कुछ और है, यानी 5 रुपये 4 रुपये का फर्क है। फिर ओपन मार्केट में डॉलर चूंकि नापैद है, नायाब है, मिलता नहीं है, तो उसका ये रेट अलग है। तो ये उम्मीद तो की जा रही है कि अगर IMF पैसे दे देता है और हमारे इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली हमारे रिजर्व्स जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है भाई डॉलर की कदर में मजीद कमी होगी। और वैसे भी आज फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि ब्लैक मार्केट और नीचे आएगी और ओपन मार्केट पे उसके असरात मुरतब होंगे और इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट के दरमियान जो गैप है वो 3% 4% पर आ जाएगा। ठीक है हमजा, स्टेट बैंक ने हंगामी बुनियादों पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं ये इकदाम स्टेट बैंक का IMF डील के हवाले से किया गया है कि ये स्टेट बैंक का इकदाम करने के बाद IMF डील जल्दी हो जाए, या इसका क्या असरात मुरतब होंगे आवाम पे? देखिए IMF ने तो काफ़ी शराइत सामने रखी हैं जी। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने जो शराइत रखी थी उसको हुकूमत पाकिस्तान ने प्रेफर नहीं किया बजट पेश करने में। जाहिर सी बात है अब हमारे पास कोई चांस तो है नहीं, हम IMF के बगैर तो प्लान कोई भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास इन्फ्लोज का मसला है। तो इसी वजह से IMF ने ये कहा था कि आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। पहले भी IMF कह चुका है हमने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया था, 21% पे रखा था। ताहम कल स्टेट बैंक ने हंगामी बुनियादों पर 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया, शरह सूद को 21% से बढ़ाकर 22% कर दिया और ऑल टाइम हाई इस वक्त इंटरेस्ट रेट है। अब अगर ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट 22% है तो कायबा रेट 24% से तजावुज कर गया है। कायबा रेट भी ऑल टाइम हाई है, यानी अगर ये तो हुकूमत की भी बड़ी परेशानी की बात है कि अगर हुकूमत कमर्शियल बैंकों से बोरो करता है पैसा तो वो ऑल टाइम हाई रेट पर करेगा, यानी 22% है। तो कमर्शियल बैंक अगर अपना मुनाफा रख के देगा तो हुकूमत को भी 23%, 23.5% के ऊपर जो है वो लोन मिलेगा। फिर आप अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो इस वक्त अगर कायबो रेट 24% से तजावुज कर जाएगा तो एक कारोबारी आदमी को, एक ट्रेडर को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर बैंकों से लोन मिलेगा तो वो ऑल टाइम हाई रेट पर मिलेगा। इन रेट पर कारोबार होना बहुत मुश्किल है सनतों के लिए, सनतकार इंतहाई परेशान है। IMF की डील को मुमकिन करने के लिए, डील को कामयाब बनाने के लिए तमाम नुकात हुकूमत पाकिस्तान मान रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज या कल के अंदर बिल आखिर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद की जा रही है कि आज या कल के अंदर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा क्योंकि 30 जून नाजरीन IMF मुआहदे की लास्ट डेट है, डेडलाइन है। उससे पहले हुकूमत की तमाम कोशिशें हैं कि IMF मुआहदा किसी भी तरह हो जाए। स्टेट बैंक ने भी एक इकदाम उठाया है, इंटरेस्ट रेट को ऑल टाइम हाई कर दिया गया है। इससे महंगाई तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, तवक्को यही है कि IMF मुआहदा जल्द हो जाए। नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इंटर बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद इस वक्त ऑल टाइम हाई कर दी गई है। IMF मुआहदे के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि 30 जून डेडलाइन है और उससे पहले हुकूमत की तमाम तर कोशिशें हैं, तमाम तर इकदाम हुकूमत कर चुकी है कि 30 जून से पहले यानी कि डेडलाइन से पहले IMF मुआहदा हो जाए। हमजा, स्टेट बैंक के हवाले से ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान तो कर दिया गया है, महंगाई यकीनन ऑल टाइम हाई है इस वक्त मुल्क में, गरीब आवाम का किसी ने सोचा हमारी गवर्नमेंट में से? देखें इस वक्त महंगाई की शरह, अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो 45% पे जा चुकी है। 45% जी 45% पे ग्राउंड रियलिटी है। देखें अगर मैं सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बात करूं तो 38% पे इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन रेट है। 38.75% ऑल टाइम हाई था 1973 में। अब 38% अगर सरकारी आदाद शुमार को मैं सामने रखता हूँ तो जो ब्लैक मनी है वो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट होती है, यानी होलसेल मार्केट का रेट अलग है, रिटेल मार्केट का रेट अलग है और कंज्यूमर एंड पे जाके महंगाई का सामना होता है। और महंगाई का सामना 45% पे एक कंज्यूमर एंड पे, यानी एक आम आदमी होलसेल मार्केट में जाके अलग रेट पे परचेजिंग करेगा, रिटेल में अलग रेट पे करता है और अगर कंज्यूमर एंड जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो उसको एक अलग रेट पे चीज़ मिलती है।
तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ब्लैक मनी की कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो उसका जो इम्पैक्ट है ये बड़ा नेगेटिव जा रहा है। और इसी वजह से 45% ऑल टाइम हाई है इस वक्त रेशियो इन्फ्लेशन का। इसको अगर गवर्नमेंट ने बजट में ये कहा है कि हम इन्फ्लेशन को 38% से डिक्रीज करके 21% पे लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? 38% से डिक्रीज करके 21% पे लाने के लिए हुकूमत को स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जो सरकारी टीमें हैं, जो सरकारी प्राइस लिस्ट का इजरा करती हैं, उनको मुतहरिक होना पड़ेगा, कमिश्नर कराची को फॉलो होना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट, जो सरकारी टीमें जब तक मुतहरिक नहीं होंगी, हम अपने इन्फ्लेशन ग्राफ को नीचे नहीं ला सकते। और वैसे भी हम लोग इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। अगर इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं और हम अपने मुल्क की जो मजमूई पैदावार है उस पर फोकस देने के बजाय इम्पोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम इन्फ्लेशन रेट को कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से स्टेट बैंक ने रेशो बढ़ाया है मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट का। ठीक है हमजा, गवर्नमेंट की जानिब से कुछ दिन पहले इक्तिसादी प्लान मुतारिफ कराया गया था जिसमें सनतों को फ़रोग देने के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। आप क्या समझते हैं कि अगर वो प्लान फाल हो जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, क्या महंगाई में कमी आएगी उसके बाद? देखिए, वो प्लान फाल कैसे होगा जब आपने इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई कर दिया? सनतें कैसे चलेंगी जब इंटरेस्ट रेट आपने ऑल टाइम हाई कर दिया? यानी कि उस प्लान पे अमल नहीं हो सकता। अमल कैसे? वही तो बात आ जाती है कि अमल अगर हम करेंगे जी, तो उसके लिए हमने कोई प्लान तो बनाना है। अब वो प्लान उस वक्त काम करेगा जब हम IMF के बाद नहीं जाएंगे। अब तो हम IMF के बाद जा रहे हैं। IMF ने कहा आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। IMF अभी आइंदा वाले दिनों में डिमांड कर देगा कि आप एनर्जी टैरिफ बढ़ाएं। सनतकार इंतहाई परेशान है कि एनर्जी टैरिफ के मसाइल का उसको सामना है, इंटरेस्ट रेट का उसको सामना है, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है डॉलर का फुकदान है। तो ऐसे में तो ये कोई भी आप प्लान कर लें वो कामयाब नहीं होगा सिवाय IMF के प्लान के। ठीक है, अंजुम निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पैट्रन इन चीफ हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अंजुम साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। शरह सूद इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, महंगाई में भी यकीनन इजाफा होगा इससे। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि इस स्टेट बैंक के इक़दाम के बाद IMF डील यकीनन हो जाएगी? देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो है जहाँ तक ताल्लुक है मईशत का, 21% पहले का आइवर बहुत ज्यादा था और उस पर बैंक 3% चार्ज कर रहे हैं। अब 1% मजीद बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली कारोबार तो नहीं हो सकता क्योंकि इतने जो हाई मार्कअप पे आपने फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी, मेरा मतलब कोई आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कोई सेक्टर भी हो, आपका सर्विस सेक्टर, ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली जो चीज़ आप मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर ये कॉस्ट में ट्रांसफर होना है। दुनिया में इस वक्त मेरे ख्याल हाईएस्ट मार्कअप जो है वो पाकिस्तान में है। इतना मार्कअप तो शायद श्रीलंका जो कोई डिफॉल्ट कर गया है, उतना मार्कअप तो वहाँ भी नहीं था। फिर मार्कअप के साथ आपकी जो है वो जो बिजली की प्राइसेस जो हैं वो भी ऑलमोस्ट जो है वो डबल हुई हैं और उस वजह से फिर आपकी जो कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी कंपटीशन का किसी प्रोडक्ट के साथ जो कम्पीट करना होता है तो आप कम्पीट भी नहीं कर पाते, तो नेचुरली आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा एक मसला बना हुआ है, ज़ाहिर तौर पे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी IMF के डील हो रही है और हम आपको LC ओपन कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब तक आपके पास रिजर्व नहीं होंगे आप LCयाँ भी इजीली फ्रीली आप अपना LC एस्टेब्लिश कर सकें। तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज भी बहुत बेइंतहा है। तो इस वक्त तो बगैर काम किए आप जो मार्कअप दे रहे हैं बैंकों के, तो मेरे ख्याल में ये किसी सूरत भी वायबल नहीं होगा, किसी सूरत भी ये किसी सेक्टर के लिए भी ये जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली तो एक मुश्किल और आगे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है अगले 6-8 माह में बहुत ज़्यादा बैंक्रप्सीज नज़र आ रही हैं। अंजुम साहब, IMF तो ये चाहता है कि मजीद टैक्सेस ऐड ऑन हो, जैसे कि हमने 9,200 अरब रुपए से अपने टैक्स नेट को बढ़ा के 9,415 अरब रुपए कर दिया। और IMF तो ये चाहता है कि मुस्तकबिल में मज़ीद टैक्सेस लगें, मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़े ताकि सनतें जो हैं उनका चलना मुश्किल हो। आप ये समझते हैं कि हुकूमत को नज़र आना चाहिए कि IMF के अलावा और भी तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रजिस्ट करते हैं, यहाँ पे कारोबार करते हैं। एक्सपोर्ट ग्राफ हम मिस कर चुके हैं, रेमिटेंसेज हम मिस कर चुके हैं। अगर इस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा, काइबो रेट बढ़ता रहा, टैक्सेस ऐड ऑन होते रहे, तो टैक्स चोरी में भी इजाफा होगा और सनतें भी बंद होंगी और लोग तो अब तक सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल सही है जी, आपने हर बात का अहाता खुद ही कर दिया, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। गुजारिश है कि आई टोटली एग्री विद यू ऑल व्हाट यू हैव सेड,
द थिंग इज के ये जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ से टैक्स आपको नहीं आ रहा। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम सारे फैसले जो होते हैं वो सियासी फैसले करते हैं। अभी रिसेंटली एक टैक्स इम्पोज हुआ था पिछले बजट में, और वो 3,000 रुपये पर कंज्यूमर से जो है ना, कमर्शियल कंज्यूमर से आप मिनिमम टैक्स लेंगे, एड ऑन करेंगे उसके अंदर एज इनकम टैक्स। उसको हमने इतनी आसानी से उसको एक साइड पर कर दिया। तो बात यह है कि जब पूरा सिस्टम आपका जो है, जितनी बड़ी आपकी आबादी है, 24-25 करोड़ की आपकी आबादी है, उस हिसाब से आपके टैक्स पेयर नहीं है। और जो ज़ाहिरा तौर पे टैक्स आपको रिटेल चेन पूरे की पूरी टैक्स के निज़ाम से बाहर है, उनको लाएं। वकला हजरात हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको सिस्टम के अंदर लाएं। और फिर आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में छोटों को तो चले छोड़ दें आप, 25 अपना 12 एकड़ वालों को छोड़ दें आप, लेकिन जो बड़े जिम्मेदार हैं उनको भी टैक्स किया जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो बेसिकली ऑन इनकम होता है। जहाँ भी आप कारोबार करते हैं, भले ज़राअत करते हैं, दैट इज ऑल्सो बिजनेस, इंडस्ट्री चलाते हैं, वो भी एक बिजनेस है। तो वकला हजरात हैं, या आपके डॉक्टर हजरात हैं, या और सर्विस सेक्टर में जो कंसल्टेंट हैं काम करते हैं, या आपके जो आपके हाउसिंग सेक्टर से बहुत सारे लोग हैं जो वाबस्ता हैं, उनसे आप टैक्स ले सकते हैं, रिटेल चेन से ले सकते हैं, उनको सबको आपने फ्री छोड़ा हुआ है। और जो टैक्स दे रहा है आप उसे ही स्क्वीज किए जा रहे हैं, आप बार बार उन्हीं से टैक्स लिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये निज़ाम इतनी देर लंबा चल नहीं सकेगा। आपने कहीं उन पर तो आपने सुपर टैक्स भी लगा दिया, तनख्वाहदार तबका वो भी मजबूर है क्योंकि उनकी आमदन जाहिर है। और जो बंदे सिस्टम से बाहर हैं वो मौज कर रहे हैं, और जो सिस्टम के अंदर है वो सारी अपना तकलीफें वो झेल रहे हैं। ठीक है, ठीक तो है। इस तरह का निज़ाम लंबी देर चल नहीं सकता। ठीक है, इस तरह का जी, इस तरह का निज़ाम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की नीड है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बिजनेसमैन है मशहूद अली खान, और साथ साथ ऑटो एक्सपर्ट भी हैं। मशहूद अली खान साहब, बताइएगा, सनतकार परेशान है, इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई है, इस तमाम सूरत हाल में कारोबार किस तरह होगा? कारोबार तो देखिए, पहले ही इस साल आपने स्पेशली ऑटो इंडस्ट्रीज को तो देख ही लिया कि वो इस वक्त ये इंडस्ट्री स्टेपनी पे चल रही है जी। ये ऑलरेडी क्राइसिस पे है, और अभी हम समझने से काते रहे कि अभी कुछ दिन पहले जो पॉलिसी आई तो उसमें आपने सस्टेन किया और आपने इमीडिएटली अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अगर आप इस वक्त इंटरेस्ट रेट अगर देखें 22% प्लस में जाएगा, कमर्शियल बैंक इसको 24-25 पे लेके जाएंगे। तो कार लीजिंग जो होती है वो ज्यादातर मेजोरिटी आपकी फाइनेंसिंग के थ्रू होती है। तो जब आपकी फाइनेंसिंग रेट इतना ज्यादा होता है तो कोई भी अफोर्डेबल नहीं रहता कि इसमें गाड़ियां लीज कराई जा सकें। और दूसरा जो इस वक्त सूरत हाल है, जाहिर आप अपनी मशीनरी या एनहांसमेंट करने जाएंगे, या जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे सेक्टर में एसएमईज ने जिन्होंने लोन लिया हुआ है, स्केल वाले हैं, आपका ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उन पे बर्डन आएगा। इस वक्त इंडस्ट्री ऑलरेडी क्राइसिस पे, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी, ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मशहूद साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, आईएमएफ डील होने के बाद भी यकीनन माशी चैलेंजेस मजीद बढ़ने वाले हैं। एक बिजनेसमैन के अकॉर्डिंगली आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजनेस करना पॉसिबल होगा? क्योंकि आईएमएफ ने ऑलरेडी बहुत सारे मुतालबात किए हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बिजनेसमैन किस तरह सर्वाइव करेंगे? देखिए, डेफिनेटली बिजनेसमैन को पाकिस्तान में इस वक्त एक चैलेंजेस है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप 38% पे 40% पे आप टैक्सेस पे लेके चले गए हैं। सैलरी सेक्टर में आप देखें तो उसकी जो मिनिमम सैलरी भी आप अगर देखें तो उस पर आपका टैक्स लगना शुरू हो गया। तो 6 लाख पे आपने छोड़ दिया। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त इस मुल्क में इंडस्ट्री चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आने वाला कल ऑलरेडी हम बारहा कह चुके हैं कि जुलाई से दिसंबर का पीरियड 2023 का बहुत ही क्रिटिकल होगा, जिसमें टैक्सेस का बर्डन भी है, इन्फ्लेशन का बर्डन भी है, और अपनी इंडस्ट्री को सरवाइव करने का भी है। ये आने वाला कल बहुत मुश्किल है जब तक हमारे जो टैक्स नेट है, जिन इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, उस पर आप बर्डन देने के बजाय उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां टैक्स नहीं है, उस टैक्स को टैक्स नेट पे लेकर आए। अगर तो हम ये नहीं कर रहे तो सैलरी पर्सन से आप कितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? इंडस्ट्री जो चल रही है, जिस 50% 45% पे जो इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है,
उस पे आप मजीद टैक्स लगा के आप उससे क्या गेन करेंगे, ये समझने से कासिर हूँ मैं। अच्छा मशहूर साहब, ये बताएं कि एक अंदाजे के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में कितनी कमी आ चुकी है? सुना था कि 50% कमी आ गई है, और आप क्या समझते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जो शटडाउन्स हम देख रहे हैं कंपनीज के, फैक्ट्रीज के, जो तवातुर के साथ हो रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन के लिए हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो जाते हैं, तो अगर यही हालात रहे तो आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर शटडाउन कर देंगी कंपनीज? नहीं, देखिए अभी एक पूरा साल कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना। आप एक साल देखें, जुलाई 2020 से जून 2023 तक आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्रीज में ओईएम्स ने हर महीने की तसलसल के साथ इस साल हर महीने ओईएम्स ने अपने प्लांट बंद किए हैं। सही। 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये तसलसल, अगर आप कहते हैं कि यही तसलसल अगले साल रहेगा तो ये तो फिर इंडस्ट्री के लिए मुश्किल होगा कि वो अपने पाँव पे खड़ा रहे। फरोख्त कितने परसेंट पर आ गई है गाड़ियों की जो फरोख्त है मशहूर साहब? इस पे तो काम करना मुश्किल है। गाड़ियों की फरोख्त कितने फीसद पर आके गिर गई है हमारे मुल्क में इस वक्त? आप इस साल जून 2023 जो आपका क्लोजिंग ईयर है, इसमें आप मेरे ख्याल से 50% 55% आपकी सेल गिर चुकी है। ठीक है, प्रोडक्शन सेल गिर चुकी है जी। 45% पे ये पूरा साल चला है। अगर आप ये कहते हैं कि यही तसलसल रहेगा तो ये 45% से भी नीचे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर, स्पेशली जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर हैं वो सरवाइव कर सकें। ठीक है, ये कार मैन्युफैक्चर स्पेशली जो उनके लिए चैलेंजेस है, उस पे इस वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करना नामुमकिन सी सूरत हाल होगी। ठीक है, नामुमकिन सी सूरत हाल हो सकती है। अंजुम निसार पैट्रन इन चीफ थे एफपीसीसीआई के, और इसके अलावा मशहूद अली खान बिजनेसमैन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। नाजरीन, मशहूद खान साहब जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, और उनका यही कहना है कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई है उनके सेल्स में। पिछले साल से इस साल तक सिर्फ 45% कार्स की सेल में जो है वो देखा गया है एक रेशो, और इसके अलावा अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान में बहुत सारे वेलकम बैक नाजरीन। स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। हमजा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है, महंगाई ऑल टाइम हाई है, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं सनअतकार इस तमाम तर सूरत हाल में सर्वाइव कर पाएंगे? IMF मुआहिदा होने के बाद भी चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। नहीं, सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। आपको मालूम है कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स हमारे माइनस में जा चुके हैं। ऑटो इंडस्ट्री ज़बूहाली का शिकार है। फार्मा सेक्टर अपने प्लांट्स को जो है वो आपको मालूम है कि वक्ती तौर पे बंद कर देते हैं। फार्मा सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स को भी बड़ी तकालीफ का सामना है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। वो मुतादिद बार वज़ीर ख़जाना के पास गए हैं। उसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, आपके मुल्क में एक मुआशी पहिया भले मुंजमद हो गया हो, लेकिन फिर भी लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन तो खैर है आपके मुल्क में, एक्सपोर्ट भी होती है, भले हमने टारगेट मिस कर दिया हो। तो जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई होगा, उसका इम्पैक्ट काइबोर रेट पर आएगा। काइबोर रेट ऑल टाइम हाई होगा तो ऑब्वियसली एक सनतकार को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। और इसी की वजह से उनका ये कहना है कि देखिए IMF का मुआहिदा होना तो मुल्क के लिए ज़रूरी है, लेकिन IMF जो शराइत सामने रख रहा है, अगर उन शराइत के ऊपर हम अमल कर रहे हैं तो हमें डबल नुकसान है। एक तो नुकसान ये है कि हमारा IMF का मुआहिदा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। चलें, अच्छी बात है जी। हमजा, अगर IMF का मुआहिदा हो जाता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर आम आदमी को कितने टाइम बाद इसका रिलीफ मिलेगा? मैं तो ये समझता हूँ कि IMF तो अभी मजीद टैक्सेस ऐड ऑन करने की बात करेगा, मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेगा, एनर्जी टैरिफ को बढ़ाने की बात करेगा। जाहिर सी बात है जब ये तमाम चीज़ें इंक्रीज होंगी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन रेट पर भी आएगा, एक्सपोर्ट पर भी आएगा। हम अपने मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहेंगे, और ये हुकूमत तो वैसे ही जा रही है, आने वालों के लिए बड़े मसाइल होंगे। ठीक, हमें ज्वाइन किया है लाइन पे फराजुर रहमान चेयरमैन काटी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी फराज साहब, बताइएगा, इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई कर दिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। आप क्या समझते हैं ऐसी इस तमाम तर सूरत हाल में एक बिजनेसमैन को किन मुश्किलात का सामना है? बिजनेस कैसे मुमकिन होगा आगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन जो है वो ऑलरेडी जो पहले शरह सूद था उससे भी जो है वो बोरिंग करने की पोजीशन में नहीं था। ठीक, क्योंकि वैसी लिक्विडिटी तो सारे बिजनेस की कम हो गई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है जी। और उस बैंकों की तरफ रुजू करने का भी जो रास्ता था वो भी बंद करता चले जा रहे हैं, और अब 22% पे जो है वो बिगेस्ट रेट पे आ गए। तो मैं समझता हूँ कि
ये बहुत मुश्किल काम है और इस वक्त बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को सर्वाइवल के मूड पे लाने में। ठीक। पहली बिजनेसमैन सर्वाइवल मूड पे चल रहे थे, अब मजीद जो है वो सूरत हाल जो है गंभीर हो जाएगी। सही, मजीद सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। अच्छा फराज साहब, ये बताएं कि आईएमएफ तो कह रहे हैं कि मजीद टैक्सेस लगाएं, इंटरेस्ट रेट मुस्तकबिल में मजीद हाई करें, एनर्जी टैरिफ पर भी वो बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि गैस की कीमतों में इजाफा करें, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में इजाफा करें, टेक्सटाइल सेक्टर जबवाली का शिकार है, मुतादिद खतूत लिखे जा रहे हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़जाना को कि इंडस्ट्रीज़ को बचाएं। सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होने के लिए कोई पॉलिसी नहीं आ रही। LCs क्लियर करने के लिए स्टेट बैंक ने सर्कुलर तो जारी कर दिया, लेकिन डॉलर नहीं है जेब में। कैसे होगा, किस तरीके से पहिया चलेगा, तजारती पहिया? लेकिन जी इसमें मैं हमदर्द साहब आपको ये बता दूं कि नोटिफिकेशन तो इन्होंने प्रेशर में आके निकाल दिया है, मगर LCs अभी तक बैंक, कमर्शियल बैंक, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है आपके पास ज़रा मुबादला है नहीं। जब तक आप ओपन ट्रेड अभी ओपन नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस वक्त तक जो है वो मैं नहीं समझता कि ये किसी तरीके से आपके इम्पोर्ट के मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक। नंबर 2, आपने पूछा कि जो है वो IMF की जो शराइत है जिसमें बिजली और गैस के नर्ख को मजीद बढ़ाने की बात है, तो बात ये कि IMF शायद दर हकीकत ये चाहती है कि इंडस्ट्रीज यहाँ बंद हो जाए, कंपटीशन रहे नहीं। ठीक है ना, तो इस वक्त भी हम रीजन में सबसे ज्यादा महंगी गैस और बिजली फराज साहब, आपने कहा कि IMF ये चाहता है कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, लेकिन IMF के पास जाने के अलावा भी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ये ऑप्शन तो हमारे हुक्मरान को देखता है। एक दफा कहते हैं कि जी जब आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाया तो उस वक्त उन्होंने कहा हमारे पास ऑप्शन 2 भी है। तो ऑप्शन 2 अगर है तो भाई हमें किसी तरीके से वो ऑप्शन 2 अवेल करना चाहिए। फराज साहब, ऑप्शन 2 वही था जो इक्तिसादी प्लान गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया था, जिसपे इम्प्लीमेंट IMF के बगैर ही मुमकिन नहीं है। बिल्कुल IMF के बगैर मुमकिन नहीं है, मगर IMF के साथ अपनी करंट सिचुएशन को अगर निगोशिएशन ये हुकूमत नहीं कर पा रही है और जाती हुई हुकूमत निगोशिएशन कर रही है और फिर ये बढ़ा के और फिर अगली हुकूमत जो आए 3 महीने के बाद फिर वो जो है दोबारा उसको बढ़ाए, और बात ये है कि बढ़ाते बढ़ाते तो 2 साल हो गए ना जी। कभी वो पेट्रोल बम मारते थे, कभी वो बिजली बम मारते थे, कभी पेट्रोल बम मारते थे। ये तो सूरत हाल पिछले 2 साल से हम आवाम भुगत रही है। ठीक। महंगाई का ये हाल है कि इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई उरूज पे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो वर्ष से वर्ष होती चली जा रही है। एक शरीफ आदमी भी चोर बनने पे मजबूर होता जा रहा है। ये क्या, किस तरफ जा रहा है मुल्क? ये तो आप मैं मेरे हिसाब से ये IMF जो है वो आपको मॉनिटर करने के बजाय आपको डैमेज करने में लगा हुआ है। मतलब इंडस्ट्रीज बंद होने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, खदशात बढ़ते जा रहे हैं। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्री जो है वो बंद हो सकती है अगर यही हालात रहे तो? हमें साहब याद होगा, मैंने 3 महीने पहले आपको बताया था कि 60% जो मुलाजमीन है वो फारिग कर दिए गए। सही जी बिल्कुल। ठीक है, अब जो सूरत हाल है इसके बाद आप मजीद 10-15-20% मजीद लगा लीजिए तो इंडस्ट्री को ताले नहीं लगेंगे तो और क्या लगेंगे? ठीक है ना, कौन सी इंडस्ट्री है जो इतना कमा रही है कि जी वो बिजली गैस के भी प्रेशर बर्दाश्त करे, उसके अलावा एक्सेस स्टाफ को भी बर्दाश्त करे। मैंने तो कई काम है जो लोग जो है वो बिठा के रिकवरियां करके अपने स्टाफ को सैलरियां दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है ना। फराज साहब, आपकी क्या तजावीज़ है हुकूमत को? आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से इकदामात की ज़रूरत है कि IMF मुआहदे में जाने के बाद हुकूमत अपनी इंडस्ट्रीज को बेहतर कर सके या फिर एक नॉर्मल आदमी को रिलीफ प्रोवाइड कर सके? देखिए जी, बात यह है कि लोन जब भी लिया जाता है ना, लोन के पीछे कोई ना कोई एक चीज होती है कि जी उसको वापस करना है। ठीक। अब हमारी हुकूमतों को ये सोचना पड़ेगा कि वो लोन ले रहे हैं तो वापस करें। तो अगर ये लोन लेके सिर्फ इन्होंने बजट खसारा पूरा करना है तो हमेशा ये पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। अगर तो ये जब तक कि ये कोई ऐसी जगह पे पैसा ना लगे जिससे जो है आमदनी आए और लोन रिटर्न हो, उस वक्त तक आपके खजाने पे बोझ पड़ता रहेगा, आपकी आवाम जो है कर्जे में दबती चली जाएगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। फराजुर रहमान चेयरमैन काटी हैं, अपने कीमती वक्त का आपका बहुत शुक्रिया। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं यूनुस बशीर साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी
यूनुस साहब बताइएगा, इस वक्त ये प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। स्टेट बैंक ने अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। शरह सूद ऑल टाइम हाई है, सनतकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। IMF से मुआहिदा अगर हो जाता है तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। आप क्या समझते हैं, फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो कहते हैं ना कि ताबूत पे आखिरी कील ठोकना जी, ये एक्चुअली क्या ताबूत पे आखिरी कील नहीं ठोकी है, ताबूत दफन हो चुका है। अब इसको रोजाना सीमेंट ऊपर लगाई जा रही है ताकि जो है ना ये मुर्दा इससे बाहर ना निकले। यानी कि IMF के पास जाने को आप ये तशबीह दे रहे हैं? नहीं, जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया है ना, मैं जी उसकी जी, बात कर रहा हूँ ठीक ठीक, कि ये मुर्दा जो है बाहर ना निकल जाए। इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल जो है ना, हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ। इंडस्ट्री वैसे ही बहुत बुरे हालात में थी, क्योंकि जो खास करके टेक्सटाइल सेक्टर था उसको जो 20 रुपए की बिजली दी जा रही थी उसको ऑल ऑफ सडन 40 और 42 रुपए कर दिया गया था। तो इंडस्ट्री वैसे ही बंद हो रही थी। अब ये जो हालात हो रहे हैं, और मैं आपको और बात बताऊं जी, 1% का बड़ा इंटरेस्ट रेट उसका मसला नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूं कि 3% और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा जी, बिल्कुल ऐसा ही 12 दिन में या हर महीने 1% IMF ने तो ये डिमांड की हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हो जाएगा 25% और 25 का मतलब हमें पड़ेगा 28-29%। इसमें पाक दुनिया में कोई इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, कोई कारोबार नहीं कर सकता। आप मुझे आप फिजिबिलिटी बना के देंगे, कोई भी इंडस्ट्री हम अगर नहीं लगाते हैं वो 3 साल में पे बैक करती है। यहाँ तो ये पे बैक तो करना चाहिए, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं निकलता। और उसके ऊपर से IMF ये भी कह रहा है कि मजीद टैक्सेस लगाए जाएं और टैक्सेस की चोरी हम नहीं रोक रहे। 415 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो एड ऑन हुए हैं। आप ये मुझे बताएं यूनुस साहब के इतने टैक्सेस के साथ और इस रेट पर और पे काइबोर रेट जो ऑल टाइम हाई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट के बाद जो तजावुज़ कर गया है 24-25% से, तो आपको नहीं लगता कि हम तो कोई हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे? एक्सपोर्ट तो वैसे ही हमारी डिक्लाइन की तरफ है। 30 अरब डॉलर का टारगेट रखा है इस हुकूमत ने अगले मालियाती साल में, वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम अचीव क्या कर पाएंगे? IMF का एतमाद? देखिए मैं बताऊं, आप और हम जो है ना IMF को ब्लेम नहीं दे सकते। जी, आज जो हालात हमारे हुए हैं, हम IMF के दुनिया में कहीं कर्जा मांगने जाते हैं, वो हमारे अपने अमाल हैं, हमारे अपने जो हमने किया है इस मुल्क के साथ, हम सब ने, इसमें चाहे कारोबारी शख्स हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, सब ने मिलकर किया है। और आज भी आप ये देखें कि मुल्क इतने बड़े शदीद बहरान से गुजर रहा है। जी, मुझे एक बात है, सीटों के एडजस्टमेंट, ये इलेक्शन किस तारीख को होगा, किसको लाना है, किसको बैठाना है, इसके अलावा मुझे बताएं कारोबार के लिए कोई आपने पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कोई आपको मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं? अच्छा यूनुस साहब यहाँ एक और बात मुझे आपसे पूछनी है कि आप नहीं समझते कि जो बिजनेसमैन ने या जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अच्छी खासी तादाद में डॉलर अपने पास स्टॉक किए हुए हैं। अब डॉलर का आपको पता है कि मुल्क में फुकदान है, बहरान है। अगर यही बिजनेसमैन आगे बढ़कर नेशनल इंटरेस्ट में अपने डॉलर्स को आगे पेश कर दें तो डॉलर की कीमत में कमी आएगी, डॉलर का रोल ओवर, लिक्विडिटी आ जाएगी। तो आप नहीं समझते कि बिजनेसमैन भी थोड़ा सेल्फिश हो गया है? देखिए मैं बताता हूँ, बात बिल्कुल आपकी सही है। अगर किसी ने डॉलर और गोल्ड जो है ना अपने पास रखा हुआ है और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को कोई स्कीम आनी चाहिए कि डॉलर दें और आज की जो रेट चल रहा है इससे कुछ 2-3%, 4 रुपए 5 रुपए ऊपर दे के डॉलर जो है ना वो ले लें। ठीक। तो और ये आपको काम आएगा। बट बात क्या है, मुझे मैं आपको बताता हूँ, सब चीजें जो है ना वन टाइम में देखिए, आपका खर्चा 2 रुपए, आप कमा 1 रुपया रहे। आज आप डॉलर भी 1 साल के लिए, अगले साल क्या होगा, आप लॉस में जा रहे हैं। कोई मुल्क इंडस्ट्री कारोबार नहीं चल सकता जो मुल्क है इतना बड़ा कि जिसका खर्चा जो है ना वो आपके आमदनी से डबल हो। आपको आप ये लोन कर्जा जो लेते हैं तो मोस्टली कर्जा तो आप इंटरेस्ट डालने के लिए, सूद के अमाउंट भरने के लिए आप देते हैं। आप मुझे बताएं कैसे वो सही हो सकता है? जब तक देखे, जब तक इस मुल्क के हुक्मरान जो जिसका देखिए जी बात ये, मैं टेक्सटाइल बिजनेस पे हूँ, मुझे टेक्सटाइल का, मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट का चैम्बर भी रहा हूँ, मैं साइड एसोसिएशन का भी चेयरमैन रहा हूँ। मुझे एक बात है, मुझे पता है कि टेक्सटाइल के बारे में क्या है। आपको कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसको इतना नहीं आएगा, आप बुलाएं, पूछे वो कहीं कि हमें दलदल से निकलना है, तो इस तरह हर ट्रेड वाले को आप बुला के करें। टेक्सटाइल की तो कोई पॉलिसी नहीं है आपके मुल्क में, टेक्सटाइल की तो कोई पॉलिसी नहीं है सर। मैं एक बात मुकम्मल, हर मिनिस्टर जो आता है हर गवर्नमेंट का, वो अपने आप को आपको समझते अकले कुल है, उसको हर चीज का पता है, वो बेहतर कर सकता है। मैं आपको बात बता दूं, आज तक मेजोरिटी पॉलिसी जिस भी गवर्नमेंट ने दी है ना,
वो एंटी बिजनेस जो है ना किसी ठीक है। आज तक जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज दी हैं वो एंटी बिजनेस दी गई हैं हुकूमत की जानिब से। नाजरीन, 30 जून को IMF माहिदे की डेडलाइन है। IMF माहिदा होने जा रहा है, लेकिन IMF माहिदा होने के बाद भी सनतों को नुकसान पहुंचने वाला है, ऐसा कहना है सनतकारों का, क्योंकि यकीनन इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेगा और IMF का यही मुतालबा है कि IMF सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान को कर्ज दे सकता है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट और टैक्सेस को हाई किया जाए। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।